नमस्कार, मैं रिधि त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत है यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर स्वप्निल गाडगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ गाडगे हॉस्पिटल। सो हेलो सर, हेलो, वेलकम। एंड सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपसे। हम ये जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कैसा है, ये एज रिलेटेड होने की आर्थराइटिस रहती है। सो व्हाट हैपेंस इन ऑस्टियोआर्थराइटिस कि बोन के ऊपर एक कवर रहता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। ओके। तो विद द एज, बिकॉज ऑफ वेट और बिकॉज ऑफ द डेली एक्टिविटीज, ये कार्टिलेज वियर एंड टियर होता है, ड्यू टू विच द अंडरलाइंग बोन स्टार्ट एक्सपोजिंग, और फिर हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर घिसती है तो इरोजन होता है। सो विद दिस पेशेंट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग जॉइंट पेन, जैसे जॉइंट में स्वेलिंग आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में उतरने में तकलीफ होती है, पेन आता है एंड इवेंचुअली डिफॉर्मेशन आता है। तो ये सारे जो चीज़ें और साइन और सिम्टम्स रहते हैं, इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये इसके सिम्टम्स क्या है और इसको डायग्नोज कैसे किया जाए? मतलब पहले से कैसे पता किया जाए इसके बारे में? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के काफ़ी स्टेजेस रहते हैं। तो माइल्ड स्टेज में पेशेंट को इनिशियली पेन फील होएगा, सो ही विल हैव पेन, उसके साथ में स्वेलिंग रहेगी। इन डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे स्टेयर्स क्लाइंबिंग, सिटिंग क्रॉस लेगेड, पालती बार के बैठने में बहुत तकलीफ होती है, जैसे गाड़ी से उतरते अब तकलीफ होगी। तो ये इनके इनिशियल सिम्टम्स रहेंगे। जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस होगा तो पेशेंट को अपने पैर तिरछे होते हुए नजर आएंगे। काफ़ी पेशेंट मरीजों का आपने देखा होगा कि बोल एक रहते हैं, यानी घुटने तिरछे रहते हैं, तो एक अर्थराइटिस के साइंस रहते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता है तो पेशेंट फिर चल नहीं पाते, जो डेली एक्टिविटीज़ रहते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो इनिशियल सिम्टम्स में ही अगर सिर्फ पेन एक्सपीरियंस हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है तो पेशेंट ने जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि हम लोग वो अर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो स्लो कर पाए। बिकॉज एनी डैमेज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट रिवर्सिबल। अगर आपका कार्टिलेज पूरा खराब हो जाता है और बोन एक्सपोज हो जाता है तो हम लोग इसको रिवर्स नहीं कर पाते। ऑस्टियोआर्थराइटिस को मेन रीजंस क्या देखे गए हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के मेन रीजंस तो काफ़ी सारे हैं। तो मेनली अगर इंडिया में हम लोग देखते हैं तो ओबेसिटी इज़ द मेजर कॉज। वेट बाद में फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, बिकॉज दे आर डिप्लीट इन विटामिन डी, विटामिन B12। मसल स्ट्रेंथनिंग और बोन की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो कैल्शियम इंटेक नहीं रहता है, इसकी वजह से बोन डैमेज बहुत जल्दी होता है। सिमिलरली इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन फॉल होता है, विच इज़ द मेन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और उसके साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। सेकेंडली जैसे हैबिट्स, हमारे डेली हैबिट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू आवर बोन एंड जॉइंट हेल्थ। तो काफ़ी सारी डेली हैबिट्स लोगों की ख़राब रहती है, जैसे टबैको इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, टबैको चूइंग इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, विच कंट्रीब्यूट्स मच टू दिस। साथ ही में अगर आप देखोगे कि कभी कोई मरीज़ का पहले ऑपरेशन होता है तो फ्रैक्चर होता है, अगर वो फ्रैक्चर का एक्सटेंड आपके जॉइंट तक के है तो फ्रैक्चर हीलिंग की एक नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन रहता है। कैलस इज़ द न्यूबोर्न फॉर्मेशन। तो जैसे वेल्डिंग का एक दाग आता है जब हम दो चीज़ को जोड़ते हैं, तो वैसे ही फ्रैक्चर जॉइन होते वक्त वो वैसा दाग रहता है जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। एंड दिस इरेगुलर सरफेस लीड टू द अर्थराइटिस, जिसे कि हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि अर्थराइटिस फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो क्यों देखा जाता है और इसी के साथ इसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए? फीमेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फीमेल्स में, कम एज वाली फीमेल्स में आपको नहीं मिलेगा अर्थराइटिस। यू विल सी दैट वी हैव सीन दैट जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं मैक्सिमम दे आर फीमेल्स एंड दे रेंज फ्रॉम 45 टू 55-60 एज के रहते हैं। ओके। तो इसमें कैसा है कि पोस्ट मेनोपॉजल एज में हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनके बोन्स काफ़ी वीक रहते हैं। सेकेंडली ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी कंट्रीब्यूट्स मेन टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आपने देखा है कि मेनली नी जॉइंट और हिप जॉइंट अफेक्ट होता है, वेयर शोल्डर और एल्बो जॉइंट नहीं रहता है। इसका कारण ये है कि ये दोनों जॉइंट्स जो है अपने वेट बेयरिंग जॉइंट्स है। जब आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो घुटनों पे लोड काफ़ी आएगा, और ऊपर से अगर आपकी बोन की क्वालिटी ख़राब है तो यू टेंड टू डैमेज योर जॉइंट्स मोर, और इसका कारण अर्थराइटिस, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थराइटिस फीमेल्स बहुत ज़्यादा है।
हाँ। जैसे अगर किसी पेशेंट को सर्जरी से पहले कोई प्रिपरेशंस करनी है या फिर प्री सर्जरी क्या प्रोसीजर होती है एक पेशेंट के लिए? जैसे काफ़ी अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं हमारे पास ओपीडी में आते हैं जिसमें डिफॉर्मिटी काफ़ी रहती है। पेशेंट लोग पहले मेडिसिन लेके देखते हैं, बाद में वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं अपने साथ। दे गो फॉर होम रेमेडीज़, दे गो फॉर लेप थेरेपी, बाद में घुटनों में इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। जो अर्थराइटिस है वो नेचर है। जैसे हमारी एज के साथ हमको रिंकल्स आएंगे, बाल सफ़ेद होने ही वाले हैं, तो सिमिलरली हमारे बोन्स और जॉइंट भी वीक होंगे। तो इसे मेंटेन करना हमारी ज़रूरत है। जैसे कि आप सप्लीमेंट्स लीजिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लीजिए, रेगुलरली अपना विटामिन डी, B12, कैल्शियम लेवल चेक कीजिए कि ये पुअर तो नहीं है। दिस विल लीड्स टू योर वीक बोन इवेंचुअली। अगर आपको लगता है कि बैक पेन हो रहा है, चलते वक्त आपका स्टेमिना कम हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, नाइट क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर अ रूटीन चेकअप। और बाद में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइजेस मेन रहती है, बिकॉज जॉइंट को जो मेन सपोर्ट रहता है वो मसल्स का रहता है। अगर मसल्स वीक रहेगी तो आपके जॉइंट के ऊपर लोड आएगा, विच विल लीड टू द अर्ली डिजनरेशन ऑफ जॉइंट। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं। सर्जरी से पहले पेशेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस एज में सर्जरी करवानी चाहिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो सी देयर इज नो एट सच क्राइटेरिया फॉर द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी पेशेंट को तब एडवाइस करते हैं जब पेशेंट पेन में काफ़ी है, ही इज़ नॉट एबल टू डू हिज डेली एक्टिविटीज़। पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ नेवर सर्जन एडवाइस सर्जरी, इट इज़ पेशेंट डिमांडिंग सर्जरी। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं बहुत पेन लेके, और जो मरीज़ हमें खुद बोलता है कि नहीं हमें चलते नहीं आ रहा है, आई वांट टू गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, देन वी एडवाइस फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। ये एक फर्स्ट कैटेगरी का पेशेंट रहता है। सेकंड कैटेगरी के पेशेंट्स कैसे रहते हैं कि पैर में डिफॉर्मिटी काफ़ी है, दर्द काफ़ी है, बट दे डोंट वांट टू गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके। क्योंकि एक मन में डर रहता है कि नहीं जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको आपके नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए होती है, ना कि आपको डिटोरिएट करने के लिए। तो जॉइंट अगर आपको पेन काफ़ी है, जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, यू हैव अंडरगॉन एन नंबर ऑफ इंजेक्शंस, तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और यदि आपके जॉइंट्स काफ़ी ख़राब है तो उसमें इंजेक्शंस वगैरह लेके मतलब नहीं है। काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि मुझे अभी नहीं कराना है, मैं बाद में कराऊंगी, तो और जॉइंट्स काफ़ी ख़राब रहते हैं। तो ये पेशेंट में कैसा है कि मेडिसिन्स और इंजेक्शंस काम नहीं करते। दिस पीपल आर अननेसेसरीली वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी। तो उल्टा अगर साल भर रुक के ये फालतू की चीज़ों में अगर पैसे वेस्ट नहीं करते तो आप जॉइंट रिप्लेसमेंट आराम से कर पाओगे। अब अगर सर्जरी के बाद की बात करें तो क्या ऐसे टेम्परेरी या कोई परमानेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सर्जरी के बाद? नहीं, सी जैसे मैंने आपको बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको हेल्प करेगी नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए। जो चीज़ें आप सर्जरी के पहले नहीं कर पा रहे थे, जैसे आप पेन फ्री नहीं चल पा रहे हो, आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, आपको स्टिक यूज़ करनी पड़ रही है, आप खुद से बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा एम रहता है कि ये सारी चीज़ें पेशेंट कर पाए। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आपको पेन फ्री चलाना है, आप बैठ सकते हो, इंडिपेंडेंटली बाहर जा सकते हो, बट पेशेंट के जो क्वेश्चन सर्जरी के पहले रहते हैं वो अलग रहते हैं, बाद में वो बोलते हैं कि हमको नीचे बैठना है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद आप नीचे नहीं बैठ सकते। ऑफकोर्स आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद नीचे बैठ सकते हैं। अभी काफ़ी अच्छे मॉडल्स आते हैं, हाई फ्लेक्स नीज आते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के अप्रोचेस बहुत अच्छे हो गए कि जिससे में आप पूरी नॉर्मल एक्टिविटी सारा कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप ये चीज़ देखोगे, जो भगवान ने आपको जॉइंट दिया था वो आपका ख़राब हो चुका है। दिस इज़ द आर्टिफिशियल जॉइंट, इसका तो लाइफ टाइम ये है, लिमिटेड लाइफ टाइम है इसका। तो इफ़ यू यूज़ इट वाइसली तो ये ज़्यादा साल चलेगा। तो वी ऑल्सो थिंक कि पेशेंट को ये मेजर सर्जरी बार बार नहीं लगनी चाहिए। सो हम लोग उनको एक थोड़े रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। नहीं तो बहुत बार पेशेंट्स है कि हिप रिप्लेसमेंट हो गया तो दौड़ना शुरू कर दे, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट अगर आपके चोर चेन छीन के जा रहा है तो ऑफकोर्स आप दौड़ सकते हो। एग्जैक्टली। सर्जरी के बाद मोस्टली ऐसी कौन सी की एडवाइसेस होती है जो पेशेंट्स को पता होनी चाहिए? सी कैसा है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट इटसेल्फ। तो फर्स्ट डे ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट इटसेल्फ यानी हम लोग पेशेंट का सर्जरी के बाद from first day we start with the physiotherapy protocol. Okay. The bedside physiotherapy starts from there itself.
हमारे फिजियोथेरेपिस्ट पूरी गाइड करेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज करते हैं. काफ़ी बार पेशेंट्स बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं एंड दे स्टार्ट विद वीक फिजियोथेरेपी विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. सो वी हैव अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल कि डेट वाइज कौन सी फिजियोथेरेपी शुरू होगी. उसके बाद जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो दे आर विद वाटर प्रूफ ड्रेसिंग्स, बट देन ऑल्सो वी एडवाइज पेशेंट्स टू नॉट टू टेक अ बाथ. अच्छा. नॉट टू टेक अ बाथ टिल सुचरी होने, यानी टाँके निकलने तक के नहीं नहाना चाहिए. बिकॉज थोड़ा भी अगर बाहर के बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो देयर इज़ हाई चांसेस ऑफ वुंड इन्फेक्शन. सिमिलरली जो प्रोटोकॉल से रहता है कि जब तक के मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आती है तब तक हम लोग उसकी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट रखते हैं. सो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वी स्टार्ट विद स्टेयर्स क्लाइंबिंग, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना कब है, उतरना कब है, कौन सी मूवमेंट कब शुरू करना है. तो उसके लिए बेस्ट जो भी एक्सरसाइजेस रहती है, जैसे स्टैटिक साइकिलिंग इज़ द वेरी बेस्ट बिकॉज उसमें लोड नहीं आता है. अगर आप देखोगे कि सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते घुटनों पे लोड काफ़ी आएगा तो पेशेंट विल नॉट बी एबल टू डू दीज एक्टिविटीज़ इमीडिएटली. बट इसके लिए मसल स्ट्रेन करना ज़रूरी है. तो मसल स्ट्रेन के लिए हम लोग पेशेंट को स्टैटिक साइकिलिंग करने बोलते हैं. अभी तो मतलब लोगों को 45 की उम्र के बाद ही बोन्स में स्टिफनेस और वीकनेस फील होने लग जाती है. इसका मेजर कॉज क्या है? अभी स्टिफनेस और वीकनेस का मेजर कॉज जो है इन आवर पॉपुलेशन इज़ मेनली जेनेटिक्स, वीक जेनेटिक्स, और हमारा डेली लाइफस्टाइल. वी आर नॉट हैबिचुअल टू द एक्सरसाइजेस एट ऑल. आप लोग अगर देखोगे तो 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे यहाँ फिट नहीं है. दे आर नॉट रेगुलर वॉकर, रनर और जिम्स में मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करते हैं. तो उसके वजह से वीकनेस मसल्स में डेवलप हो जाती है एंड आफ्टर 40 मसल्स ब्रेक डाउन वेरी फास्ट. तो अगर आपने अपने कम एज में 20s और 30s कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखी है तो योर बोन्स एंड मसल्स स्टार्ट डिटोरेटिंग वेरी फास्ट एंड सो पेशेंट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग पेन बाय 40-45. ओके. तो मेन ये रहता है कि यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी इन योर अर्ली फेज so that it will help you in your later life. सो सर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्टली किस तरह से की जाती है? सो जब भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी प्लान करते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज नेवर अ इमरजेंसी सर्जरी. तो यू डोंट हैव टू रश इनटू इट, इट्स एन अर्जेंसी. तो उसका एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. पेशेंट ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इज लाइक अ परमानेंट थिंग. जॉइंट इज गोइंग टू बी इन योर बॉडी, इट्स अ परमानेंट. तो उसके पहले की प्लानिंग हम लोग पेशेंट का पूरा फिटनेस देखते हैं, फिजिशियन फिटनेस, कार्डियोलॉजिस्ट फिटनेस, अलॉन्ग विथ उनके सारे ब्लड पैरामीटर्स देखते हैं कि वेदर पेशेंट को कोई कोमोबिडिटी तो नहीं है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव. तो ये सारी चीज़ें हम लोग रूल आउट करते हैं. सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस जो होता है पेशेंट का वो है इन्फेक्शन. सो बिफोर गिविंग डेट टू द पेशेंट भी हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट में कोई इन्फेक्शन सोर्स तो नहीं है. तो यूटीआई जैसे फीमेल्स में यूटीआई काफ़ी कॉमन है. इवन डेंटल केरीज भी अगर पेशेंट को है तो वी नेवर एडवाइस फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. ओके. जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं यही है, कुछ नहीं बताया तो चलेगा. सो एक छोटी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इम्प्लांट जो है वो आपके बॉडी में है. तो बैक्टीरिया कैन ट्रैवल फ्रॉम हेड टू एनीवेयर. तो अगर बॉडी में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए. थर्डली जैसे अगर बोन काफ़ी वीक है और अगर ये वीक बोन में हम लोग पेशेंट का जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जो इम्प्लांट लगे हैं बोन्स के ऊपर वो लूज़ हो जाएंगे. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इसलिए 1 मंथ पहले से हम पेशेंट को विद स्टार्ट विद कैल्शियम, एंटी ऑस्टियोपोरोटिक इंजेक्शंस, जिससे कि बोन स्ट्रेंथ अच्छी आ जाए एंड वी कैन प्लान हिज सर्जरी इन सब्सिक्वेंट मंथ और विद इन 1 मंथ. आप ऑपरेशन के बाद भी अपने पेशेंट्स को क्या एडवाइस देंगे? और मोस्टली एल्डरली पीपल जो अभी तक जिन्होंने रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवाई है उनको आप क्या एडवाइस देंगे? जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो रहते हैं वो जीरियाट्रिक यानी ओल्ड एज के रहते हैं. तो व्हाट वी यूजुअली एडवाइस पेशेंट की डोंट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. यानी अभी कैसे है कि एनाल्जेसिक प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छे हैं तो पेशेंट इज़ पेन फ्री इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव. पेशेंट्स को पेन नहीं रहता है तो दे स्टार्ट्स मोबिलाइजिंग वेरी अर्ली. बट वो घर जाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दे स्टॉप यूजिंग देयर वॉकर्स एंड स्टिक्स. तो ये सबसे पहली चीज़ हम रिकमेंड करते हैं कि इवन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ और पेन फ्री इनफ तभी भी आपको 1 महीने तक वॉकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. ओके. सो डोंट टेक अ रिस्क बिकॉज अभी मसल्स डेवलप नहीं हुई है. जस्ट बिकॉज आपको बोन के ऊपर कैप्स लगी है तो आपका पेन फैक्टर चले गया बट इट डजंट मीन दैट योर बॉडी इज फिट टू fully recovered. Secondly, we advise them not to sit on very low sitting couch.
बिकॉज ऊपर उठते वक्त वाइल गेटिंग अप पूरा स्ट्रेंथ जो है वो आपके जॉइंट्स पे Bones आएगा, पे आता है, correct. और ये अगर सब्सिक्वेंटली एपिसोड्स होते रहेंगे तो इन लेटर लाइफ और आफ्टर 1-2 मंथ्स पेशेंट विल स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ क्रॉनिक पेन इन देयर थाइज, हम्म, जो फिर अवॉइड नहीं हो पाए. सो वी एडवाइज देम टू पुट सम पिलोज और टू यूज़ हाई चेयर. जैसे डाइनिंग चेयर रहती है उसकी हाइट ज़्यादा रहती है, हम्म, तो टू सिट ऑन हाई चेयर हम्म, फॉर एटलीस्ट 1 मंथ. वन शुड यूज ग्रैब बार्स. टॉयलेट में ग्रैब बार्स रहना बहुत ज़रूरी है. सारे जो रूम्स हैं वो इल्यूमिनेटेड, अच्छी लाइट सोर्स रहनी चाहिए, एंटी स्किड मैट्स रहनी चाहिए, सो दैट यू हैव टू प्रिवेंट फॉल. correct. स्टेयर्स क्लाइंबिंग के लिए साइड बार्स भी रहना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स नॉट ओनली फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट पेशेंट. दिस इज़ माई एडवाइस टू ऑल द एल्डरली पेशेंट हु आर नॉट गोइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि दे कैन नॉट गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट. अभी मेनली जैसे बहुत बार पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि हमको सर अल्टरनेटिव बताओ जॉइंट रिप्लेसमेंट का. तो सी देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू द जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. इफ़ यू वांट परमानेंट क्योर यू हैव टू गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. Okay. बट काफ़ी पेशेंट्स रहते हैं कि जो नहीं करा पाते. हम्म, सो द 2 क्राइटेरिया कैटेगरीज पेशेंट इज कि जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, हम्म, एंड सेकेंडली जो हेल्थ की वजह से नहीं अफोर्ड कर. यानी अगर किसी को हम बोलते हैं एंड इफ़ ही इज़ इन 75-80 प्लस, तो वो पेशेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करा बिकॉज उसके साथ में काफ़ी कोमोबिडिटीज रहती है. exactly. तो एक बार हार्ट की सर्जरी हो चुकी रहती है, बाकी हम्म. कोमोबिडिटीज रहती है, तो रिस्क ऑफ सर्जरी इज़ वेरी हाई इन दिस पेशेंट. हम्म, सो जो दूसरी मॉडलिटी है जैसे इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस जो रहते हैं, वो चीज़ें इन पेशेंट्स को ज़्यादा सूटेबल रहती है. ओके. सो सर, अब आप आपके पेशेंट्स को, हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? So my advice will be like कि you should not neglect your health. You should take care of your joint muscles. So start working on your body from today itself. आप जितना केयर आज लोगे अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी उतना ही आपका साथ देगी. अगर कोई मरीज को जॉइंट पेन नहीं तो नी पेन शुरू होता है, तो यू शुड नॉट स्टार्ट विद द होम रेमेडीज़. पहले आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलिए, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कीजिए. अगर वो ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है तो वी कैन try to rectify it with the physiotherapy और some sort of injection as well. हम लोग काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई विटामिन डिफिशियंसी होती है तो मेनी ऑफ टाइम पेशेंट सिर्फ सप्लीमेंट से ठीक हो जाते हैं. और ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके जॉइंट्स पेन कम नहीं हो रहा है और आपके लाइफ में लिमिटेशंस आ रही है, तो लिसन टू योर डॉक्टर. यू शुड गो फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एज सून एज पॉसिबल टू अवॉइड फर्दर कॉम्प्लिकेशन. सो ये थी हमारी डॉक्टर स्वप्निल गाडगे से बातचीत. ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए यूसीएन का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर.